सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, ये हम लोग के रिवीजन पर्पस से वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स जो होते हैं उसको नोट्स के फॉर्म में देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग एक सरसरी निगाह से देखिएगा तो क्या होगा, आपके जो भी पढ़ाई की बातें हैं वो सारी रिकॉल हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इतिहास के विषय में बात करेंगे। इतिहास क्या है, यानी व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री यूनानी यानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। ग्रीक यूनान जो कंट्री है यूरोप महादेश का, वहाँ से शब्द लिया गया है हिस्टोरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त। अन्वेषण यानी जो होता है इन्वेस्टिगेशन। सो नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन ही क्या है, हिस्ट्री है। इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेज़ों में वर्णित होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं हिस्ट्री से रिकॉर्डेड फॉर्म में, उनका अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास है। अब यह क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू स्टडी द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अगर हमें अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो इतिहास से सबक लेना चाहिए। अगर अच्छी बातें हुई हैं तो उसको एडॉप्ट करना चाहिए। अगर कोई बात ऐसी है जो बुरी है हमारे समाज के लिए, तो उन बातों को हम लोग वहीं छोड़ देंगे। ब्रिटेन के इतिहासकार हुए हैं एडवर्ड हॉलेट कार, E.H. कॉर। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी व्हाट इज़ हिस्ट्री, और इस पुस्तक में उन्होंने इतिहास की जो परिभाषा दी है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें उन्होंने परिभाषा दी है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद, यानी कैसा है, अनंत संवाद है। हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग्स बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। सो अनएंडिंग, जिसकी कोई अंत नहीं हो, अनंत हो। और किसके किसके बीच में, पास्ट और प्रेजेंट में, दोनों के बीच जो पहलू, दोनों पहलू के बीच में जो संवाद का तरीका है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उन दोनों के बीच बातें जो भी हुई है उसको समझना ही क्या है, इतिहास है। इसके बाद आता है कि इतिहास का विभाजन। यहाँ इतिहास के विभाजन के पहले हम लोग कुछ बातें जान लेंगे। जैसे जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ जेम्स मिल का नाम सुनते हैं, जिन्होंने भारतीय समाज को 3 हिस्सों में बांटा था, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और ब्रिटिश समाज। वहीं जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो इसको अलग अलग 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि लिखित इतिहास के पहले की बात की जाती है। इसमें लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। यहाँ लिपि और अक्षर जो है इसका ज्ञान नहीं होने का तात्पर्य क्या है, तो लिपि किसे कहते हैं ये बात हम लोग को जानना चाहिए। फिर अक्षर की बात आती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो संकेत चिन्ह इस्तेमाल होते हैं उसे हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आलिफ लिखा, मैंने ऐसे लिखा, तो ये सभी किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, उर्दू के लिए सिंबल से इस्तेमाल होते हैं। मैंने ऐसे क लिखा, ऐसे अंग लिखा, तो ये हिंदी में इस्तेमाल होने वाले सिंबल से। वहीं रोमन की बात की, मैंने एक्स लिखा, एक्स आई लिखा, ये रोमन में इस्तेमाल होने वाले सिंबल से। तो वैसे सिंबल्स जो किसी भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसे हम लोग लिपि कहते हैं। द सिंबल्स विच आर यूज टू राइट एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। ओके,
और वही अक्षर क्या होता है, तो ये जो सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सिंबल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, यानी लेटर्स कहते हैं। ओके गाइज, आगे बात करते हैं हम लोग कि ये जो लिपि और अक्षर हैं, इनका ज्ञान उस समय यानी प्राक इतिहास जो प्री हिस्ट्री पीरियड है उसमें लोगों को, मानव को नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता है, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो कर ही सकता है। जैसे कोई, मैं आप लोगों के सामने एक अनपढ़ की तरह अगर व्यवहार करूं, जैसे मैंने क्या, ई बुडका नी का मुझका नी ही बू डिगा ई दो बुडगो लिंगा नीबुआ हिंजू हिंदू। सो ऑल दीज सिंबल्स, इवन मुझे भाषा का नॉलेज नहीं है, मैंने जो भाषा बोली वो उसकी जानकारी आप लोग को नहीं है, इवन मुझे भी नहीं है, मैंने बस ऐसे ही कुछ साउंड इस्तेमाल किए। ऐसे साउंड्स को लिखा जा सकता है। अगर नहीं बोलूँ मैं कुछ साइलेंटली कुछ करूँ, जैसे मैंने साइलेंटली, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ लिखूँगा। यहाँ देखें आप लोग कि मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन कुछ बना दिया है ना, ऐसे कुछ बना दी, तो ये किसी सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही पुराने सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों का इतिहास कैसे हो रहा था, तो इतिहास जो था पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी, जो जहाँ पे रहते थे वो लोग, तो उसके दीवारों पे, पत्थर की दीवारों पे उन लोगों ने चित्रकारी की थी, और इस कारण इसको पाषाणकार के अंतर्गत रखा गया है। पाषाणकार यानी पाषाण मतलब क्या होता है, पर्वत, पत्थर, तो उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये इतिहास लेखन का जो कार्य है सबसे पहले कब शुरू हुआ और किन लोगों ने इसकी शुरुआत की, यानी हु इज़ द फर्स्ट मैन वन हु राइट द हिस्ट्री। इतिहास के जन्मदाता कौन थे, उनके विषय में बात करेंगे हम लोग। तो हेरोडेटस, इट इज़ हेरोडेटस यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेता थे, जिन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन का कार्य किया। हेरोडेटस का जो संस्कृत नाम है वो हरिदत्त है। तो अगर इनको हम लोग किसी संस्कृत के किताब में पढ़ेंगे तो इनका नाम मिलेगा हम लोग को हरिदत्त। तो हरिदत्त वो व्यक्ति थे, या हेरोडेटस वाज द फर्स्ट मैन वन हु राइट्स द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे और इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। तो प्रथम बार इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया था। रोमन दार्शनिक हुए सीसरो, और इन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा था। तो रोमन के एक दार्शनिक हुए, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सीसरो। इन्होंने बताया हमारे समाज को कि हेरोडोटस जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास लिखा, इसलिए उनको फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी गई थी। दैट्स वाई वी कॉल्ड हेरोडोटस एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। तो एक इतिहास में घटना होती है पेलोपोनेशियन युद्ध, और उसी को इन्होंने संदर्भित करते हुए इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, प्री हिस्ट्री के बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब
लिपि अक्षर का ज्ञान उन्हें था, लेकिन आज भी उसे समझा या पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये वो दौर है जब लोग तो लिखना जान गए थे, यानी लिपि का प्रयोग करने लगे थे, अक्षर का ज्ञान उन्हें हो चुका था, लेकिन उनकी लिपियाँ, उनके अक्षर हम लोग अभी नहीं पढ़ पाए। और ये ऐतिहासिक काल के पहले की घटना है, और यही घटना आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक काल को इस कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। तो सैंधव वैली जो सिविलाइजेशन है उसको इस कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, यानी वैदिक काल जो है वहाँ के काल को भी रखा गया है। जैसे 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, फिर से 1500 ईसा पूर्व से 600 या 1800 ईसा पूर्व तक जो घटनाएं चलती हैं वैदिक काल तक, उस कालखंड को रखा गया है किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। तो ये काल डिवीज़न जो है हम लोग याद रखेंगे, जिससे कि अगर एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको टैकल कर पाए। और डिवीज़न का क्वेश्चन तो आता ही है एग्ज़ाम्स में, है ना। दे देगा वैदिक काल और पूछेगा कि ये किस कालखंड के अंतर्गत आता है। तो क्या करना होगा हम लोग को? आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक है जिसका अर्थ निकालना कठिन है। यहाँ पे लिपि का जो प्रयोग हुआ है वो कैसे है? चित्र के आधार पर, है ना। चित्रों में जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो कभी हम लोग ऐसे उस पेंटर के बारे में जिसने पेंटिंग की है उसको समझना है तो उतनी गहराई में नहीं जा पाते हैं, है ना। अगर चले जाएंगे तो हम लोग उसकी मनोभावना को समझ जाएंगे कि किस पर्पज़ से उसने चित्र बनाई है। वैसे ही प्रतीकात्मक जो व्यवस्था है उनकी हम लोग अभी अर्थ नहीं निकाल पाए हैं कि उनके पीछे क्या मकसद रहा होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल, जिसको कहते हैं हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में देखेंगे कि इतिहास का वह कालखंड जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त है या उसे पढ़ा जा सका है। भारत में यह काल 6वीं ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है और महाजनपद काल तक इसका कालखंड शामिल है। महात्मा बुद्ध का अवतरण होता है 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, और ये कौन सी सदी चल रही थी? 6वीं शताब्दी, है ना, उसके और पहले से। और तब के काल को हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसके समय के लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसको हम लोग पढ़ भी पाए हैं। जैसे आगे चल के हम लोग जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य को पढ़ते हैं तो वहाँ भी हिस्ट्री हम लोग को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे कि इतिहास का जो विभाजन हुआ है उसमें किन लोगों का अहम रोल है, जिन लोगों ने भारतीय इतिहास को हम लोग के समझने लायक बनाया, यानी वे लोग सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इसको समझा और जाना। उसमें नाम आता है भारतीय पुरातत्व के जनक का नाम। कौन थे वो व्यक्ति? तो उनके नाम को जानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता में ये उसके उत्तराधिकारी थे या ये उसके अधिकारी थे, है ना। ये वहाँ ऑफिसर बन के आते हैं और इन्होंने 15 जनवरी 1784 में जो स्थापित हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके अधिकारी बने थे। और इन्होंने सबसे पहले इस बात को रखा हम लोग के सामने, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1788 में इनका पत्र आया द एशियाटिक रिसर्चेज। तो द एशियाटिक रिसर्चेज में प्रकाशित जब शुरू हुआ इसका प्रकाशन
तो जो भारतीय समाज थी वो इन बातों से अवगत हुई कि हमारे पूर्वज कैसे थे। और 1814 में प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। तो इम्पोर्टेंट ये जो डेट्स हैं इसको याद रखेंगे, है ना। जैसे 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, जिसके उत्तराधिकारी यानी जिसके ऑफिसर बनाए जाते हैं चेयरपर्सन विलियम जोन्स। और उन्होंने 1788 में यानी 4 साल बाद अपना जो शोध पत्र है उसको प्रकाशित करना शुरू किया, जिसका नाम था द एशियाटिक रिसर्चेज। अब ये जो शोध पत्र थे और चीज़ें जो मिल रही थी ASI को, वो चीज़ें कहीं तो स्थापित करनी थी, कहीं पे स्टोर करके रखना था। उसके लिए 1814 में प्रथम संग्रहालय बंगाल में स्थापित हुआ। ASI अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अपने ओरिजिनल रूप में आया। तो आगे चल करके इसके हेड होते हैं कनिंघम जब, और ASI को और विकसित रूप देते हैं। उस समय जो वाइसराय थे उनका नाम क्या था? चार्ल्स जॉन कैनिंग। 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ से आप लोग रिलेट करिएगा तो कैनिंग का नाम याद आएगा आप लोग को, लॉर्ड कैनिंग का। वाइसराय उस समय थे चार्ल्स जॉन कैनिंग, और उनकी सहायता से इन्होंने इसके लिए अलग एक प्रावधान तैयार किया और उसमें 4 चांद लगाए। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ओरिजिनल जो व्यक्ति हैं जिनको ये उपाधि मिलनी चाहिए थी वो कौन थे? विलियम जोन्स, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। लेकिन सबसे इसको विकसित रूप दिया अलेक्जेंडर ने। इस कारण अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 1944 में जब मार्टिन व्हीलर महानिदेशक बने तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थापित कर दिया गया। शिमला आप लोग जानते हैं कहाँ है? शिमला, यस, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे रेलवे बोर्ड का भवन था, वहाँ पे इसका मुख्यालय लाया गया। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होती है, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्योंकि जब भी हम लोग विजिट करते हैं ऐसी चीज़ों को तो इनके अंतर्गत ही वो सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, वहीं स्टोर की जाती हैं। कुछ प्रमुख निदेशक हुए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हुए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, 1871 से 1885 तक, यानी इनका ये जीवन काल है ना, 1885 तक ये रहे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद जेम्स बर्गेस 1886 से 1889 तक, जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक। तो इनका ये लाइफ स्पॉम है किसके लिए? ASI के लिए, है ना। ASI में जितना समय इन्होंने बिताया 1871 से 85 तक, फिर 1886 से 89 तक रहे जेम्स बर्गेस। जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक। वहीं हैरोल्ड हारग्रीव्स 1928 से 1931 तक। फिर आते हैं भारत के प्रथम जो व्यक्ति, उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी 1931 में बनाए जाते हैं और 1935 तक ये ASI के प्रमुख रहते हैं। JF ब्लॉकिस्टर्क जो है 1935 से 1937 तक इसके प्रमुख रहते हैं। फिर राय बहादुर
और के.एन. दीक्षित बनाए जाते हैं 1937 से 1944 तक के लिए। वहीं 8वें नंबर पे जो आते हैं इसके मॉर्टिमर व्हीलर, अभी जो पढ़े थे हम लोग 1944 से 1948 तक, ये इसके प्रमुख रहते हैं। आगे जो व्यक्ति इसमें पदस्थापित होते हैं उनमें 9वें नंबर पे हैं एन.पी. चक्रवर्ती, 1948 से 1950 तक ये प्रमुख रहते हैं उसके। माधव स्वरूप वत्स 1950 से 53, ए घोष 1953 से 68, बी.बी. लाल 1968 से 1972, देश पांडे 1972 से 78, बी.के. थामर 1978 से 1985। ये बातें कालखंड याद रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रथम साइट या द्वितीय साइट या जो भी साइट का खोज हुआ है किसके शासनकाल में हुआ था या किसने खोज की थी, तो इनका नाम अगर हम लोग को याद रहेगा तो उन चीज़ों को आसानी से हम लोग मार्कआउट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। पुराणों में भी युग को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग कौन कौन हैं उनके बारे में ज़रा सा हम लोग देखेंगे। जैसे पुराणों में 4 युग हैं। पहला कृत या सतयुग, तो पहला जिसमें कर्तव्यों की बात की गई है, काम की बात की गई है, यानी कृत या सतयुग। दूसरा है त्रेता युग, दूसरा हम लोग का हो जाता है त्रेता युग। त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान के आने का उल्लेख मिलता है। उसके अगला युग की बात करें तो वो है द्वापर युग, जिसमें श्री कृष्ण भगवान आते हैं। और कलयुग जो अभी चल रहा है वो है कलयुग। तो ये 4 युग जो हैं बताए गए हैं पुराणों में। इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है, यानी जो पहले हो चुका है घटनाएं उससे अगला युग जो है घटिया बताया गया है। घटिया क्यों कहा गया है? तो मानव के रहन सहन में पतन हुआ होगा या समाज बुराई की तरफ मूव किया होगा, इस कारण से घटिया बताया गया है। और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधपतन होता है। यानी ये बात इम्पोर्टेंट है, हम लोग को जाननी चाहिए। जैसे इतिहास क्यों पढ़ना है? ताकि हम लोग सुधार करें। और जब पतन हो रहा है यानी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो रहा है, हमारे चीज़ों में ह्रास हो रहा है। इसलिए ये क्या बताया गया है, इसको घटिया बताया गया है। इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ, अगर हम लोग को पहले से पता हो कि ये चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं तो हम लोग क्यों नहीं बेहतरी के लिए काम करें। फिर हम लोग देखते हैं कि युग, अवतार और जीवों का विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। पहले युग की बात कर रहे थे हम लोग, सतयुग या कृतयुग। तो इसमें कौन कौन से अवतार हुए हैं? पहला अवतार है मत्स्य अवतार, सेकंड कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार। मत्स्य अवतार में मछली जो थी वो जलीय जीव थी। मानव की उत्पत्ति भी समुद्रिक जीव से हुई है। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि मत्स्य अवतार जो है पहला युग है। जैसे मानव का विकास जो हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इस बात पे ज़रा अगर हम लोग गौर करें तो कोई ऐसा जैसे आपके घर पे पानी जो है ख़राब हो रहा है, जैसे आप देखते हैं कहीं, क्या कीजिए आप, वो कहीं एक ठंडे जगह पे एक बकेट पानी रख दीजिए, उस बकेट को छोड़ दीजिए। 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे जर्म्स आ जाएंगे, छोटे छोटे जीव आ जाएंगे। उसको ऐसे अभी छोड़ दीजिए, फिर वो जीव क्या होंगे, विकसित अवस्था में होंगे और बड़े होंगे। और वही जीव क्या होंगे, कभी ऐसा आएगा जो मेढक का रूप ले लेंगे। तो मेढक क्या हुआ, पहले तो वो जीव छोटे थे तो सिर्फ पानी में ही विचरण कर रहे थे, लेकिन जब मेढक आया तो वो जल के अलावा स्थल मंडल पे भी विचरण कर सकता था। वही मेढक आगे चल के कोई जानवर का रूप ले लिया और वही जानवर आगे चल के कोई इंसान का रूप ले लिया, जैसे बंदर से मानव बना। तो ऐसे चीज़ों का परिवर्तन हुआ माना जाता है।
तो जलीय जीव जो हैं ये फर्स्ट क्यों है उस संदर्भ में। सेकेंड है कूर्म अवतार, तो इसमें कछुआ अवतार जो उभयचर हुआ, जो स्थल और जल पार्ट दोनों में रह सकता है। जैसे अब वैसे ही चीज़ें परिवर्तित होती हुई आपको दिखाई देंगी। बड़ा अवतार यानी सुअर का अवतार जो हुआ, जो थल का पशु हुआ। उसके बाद नरसिंह अवतार यानी अर्धमानव, जिसमें मानव वाले और जानवर वाले दोनों गुण थे। तो पशु व मानव के बीच का जो जीव हुआ वह था अर्धमानव। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग त्रेता युग की बात। तो त्रेता युग में क्या हुआ इस बात को समझेंगे हम लोग। त्रेता युग में वामन अवतार होता है। वामन अवतार भगवान विष्णु का अवतार जो होता है वो होता है, और इसमें बौना यानी लघु मानव की बात दिखाई गई है। जब विष्णु भगवान आते हैं और अपने पग से राजा के घमंड को तोड़ने के लिए पूरा पृथ्वी नाप लेते हैं, वो क्या था, वामन अवतार या बौना लघु रूप मानव का था। उसके बाद परशुराम अवतार आता है, और परशु यानी फरसा वाले राम की बात हम लोग देखते हैं। यहाँ शस्त्र प्रयोक्ता जो है ये रूप मिलता है। परशुराम अवतार के बाद आता है रामाह अवतार। रामाह समुदाय में रहने वाले मानव कहलाए हैं। तो राम जो है यानी रामाह शब्द जो है वो समुदाय में रहने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग द्वापर युग। द्वापर युग में देखते हैं कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। गौतम बुद्ध का नाम हम लोग जानते हैं और इतिहास में पढ़ते भी हैं। तो कृष्ण अवतार में कृष्ण जो है पशुपालन करने वाले मानव बनते हैं। पशुपालन जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद बुद्ध जो होते हैं ये कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाले मानव होते हैं। चौथा जो युग है वो है कली युग, जिसमें कल्कि अवतार होता है। कल्कि मतलब भविष्य का मानव, संहारक और शक्तिशाली मानव, है ना, शक्ति वाला मानव। विशेष जो विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम है वो इसी क्रम में बताए गए हैं। सतयुग, है ना, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। आगे हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। इस कालखंड को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा सा फोकस होते हैं और कालखंडों का क्या समय रहा होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहला है कल्प यानी ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो जो सृष्टि सृजन करता है वो किस में पढ़ना हम लोग को, ब्रह्म वाले दिन में, यानी कल्प का जो समय रहा होगा। उसके बाद आता है मनवंतर यानी जो 71 दिव्य युग है उसके बारे में। आगे देखते हैं हम लोग दिव्य युग को कैसे 4 युगों में विभाजित किया गया है। यहाँ देखेंगे दिव्य युग 4 युगों में बटा हुआ है। कौन कौन से वो युग हैं तो वो देखेंगे। पहला है सतयुग। तो सतयुग का जो कालखंड रहा है 4 × 432,000 वर्ष, यानी इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा काफ़ी ज़्यादा वर्ष पहले। अगर इसको काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 4,32,000 वर्ष से और पहले 4 गुना। तो ऐसा सोचिए 4 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 लाख वर्ष पहले की बात है, और 32,000 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से तो ये भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 1.25 लाख प्लस आएगा, है ना। तो 17 लाख 17.5 लाख वर्ष पहले जो है वो क्या हुआ था, सतयुग हुआ था। वहीं त्रेता युग की बात करें तो 432 × 3 उससे और इतना काल, यानी 17 लाख से 4 लाख और पहले आइएगा
तो क्या हो जाएगा, लगभग 12 लाख के आसपास का समय। वहीं द्वापर युग की जो घटना है वो डबल कर दीजिए, यानी 8 लाख वर्ष पहले की बात है। वहीं कलयुग की बात करें तो ये चल रहा है जो इतना वर्ष पहले, यानी मानव जो है ऐसा रहा हो। इतिहास में तिथियों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इन तिथियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। फिर जो आगे आने वाले क्लासेस रहेंगे उसमें बहुत सारे डेट्स हम लोग के सामने आएंगे, उसको याद करते हुए चलेंगे। अंग्रेजी में BC यानी ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईसा पूर्व से है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है। कभी कभी तिथियों से पहले AD भी लिखा जाता है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद वाले समय क्या कहलाते थे, AD यानी एनो डोमिनी। आजकल AD की जगह CE तथा BC की जगह पे BCE का प्रयोग होता है। अब इसका क्या मतलब है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग CE का जो मतलब है वो है कॉमन एरा। ये क्या है, कॉमन एरा की बात करता है ना, कॉमन एरा। वहीं BCE जो है ये बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन एरा है। इसके पहले की जो बात है उसको क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो उसके संदर्भ में हम लोग भी कॉमन एरा का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बातों को आसानी से अरेंज किया जा सके, है ना। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी अभी से पहले की बात। वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखते हैं, ये हम लोग इस बात को समझते हैं। जैसे यहाँ है ईसा मसीह की तस्वीर, है ना, ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो जूलियन कैलेंडर अगर 46 ईसा पूर्व में जारी हुआ तो ईसा मसीह के जन्म से 46 वर्ष पहले की घटना होगी ये। और वहीं विक्रम संवत अगर 58 ईसा पूर्व जारी हुआ विक्रम संवत, तो वो ईसा मसीह के जन्म के 58 वर्ष पहले की घटना होगी। अब अगर ऐसा कहा जाए कि विक्रम संवत और जूलियन कैलेंडर में कौन पहले की घटना है, तो पहले की घटना कौन सी हो जाएगी, 58 ईसा पूर्व। उसके बाद की घटना 46 ईसा पूर्व में जूलियन कैलेंडर का। क्यों, यहाँ पे 58 वर्ष है, यहाँ 46 वर्ष है, तो ऐसा है। आप लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे 0 होता है नंबर लाइन पे, इधर 1, इधर -1, इधर -2, इधर 2। तो जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो चीज़ों का वैल्यू बढ़ता है। यहाँ पे 2 जो है इस -2 से ज़्यादा है, यहाँ -1 जो है -2 से ज़्यादा है, यानी बाद की घटना है। बाद वाली घटना क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 46 ईसा पूर्व बाद की घटना है रेदर देन 58 ईसा पूर्व का, है ना। नंबर लाइन से आप इसको समझ सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बाद के समय की बात। तो शक संवत की शुरुआत होती है 78 AD में, 78 AD में। तो ये ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद शुरू हुआ होगा। वहीं हिजरी कैलेंडर यानी जो ईसाई धर्म बोल रहा हूँ मैं, इस्लाम धर्म है उसके लिए, तो 622 AD में इसकी शुरुआत होती है, यानी इनके जन्म के 622 वर्ष बाद इसकी शुरुआत हुई होगी। अब कुछ समय से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, उनको हम लोग देखते चलेंगे। पहला है डिकेड यानी दशक। ये कितने वर्ष की अवधि होती है, 10 वर्ष की अवधि होती है। वहीं सिल्वर जुबली की बात करें तो ये 25 वर्ष की अवधि होती है।
सिल्वर जुबली। उसके बाद आता है रूबी जुबली, ये 40 वर्ष की अवधि को हम लोग कहते हैं रूबी जुबली। वहीं फर्स्ट हाफ यानी पूर्वार्ध कहने का मतलब है सदी का प्रथम 50 वर्ष, यानी 1 से 50 वर्ष का समय फर्स्ट हाफ कहलाएगा। वहीं अगर हम लोग गोल्डन जुबली की बात करें तो गोल्डन जुबली का मतलब हुआ 50 वर्ष से अधिक। गोल्डन जुबली यानी 50 वर्ष की अवधि को हम लोग गोल्डन जुबली करते हैं। उससे अधिक वाले वर्ष को कहते हैं डायमंड जुबली, यानी 60 वर्ष की अवधि को डायमंड जुबली कहते हैं। प्लेटिनम जुबली कहा जाता है 75 वर्ष की अवधि को। उत्तरार्ध यानी सेकेंड हाफ जो होता है उसे कहते हैं सदी का द्वितीय 50 वर्ष, यानी 51 से 100 वर्ष का जो समय होगा उसे हम लोग सेकेंड हाफ कहेंगे। वहीं सदी का शताब्दी, सदी या शताब्दी कहते हैं सेंचुरी को, जो 100 वर्ष की अवधि होती है। वहीं मिलेनियम कहने का मतलब है, यानी सहस्त्रशाब्दी कहने का मतलब है 1000 वर्ष की अवधि, जबकि ग्रेट जुबली कहने का मतलब है 2000 वर्ष की अवधि। इट इज़ ग्रेट जुबली। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख संवत। प्रमुख संवत में जैसे कली संवत, कली संवत 3102 ईसा पूर्व यानी महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म के समय से आरंभ होता है, यानी कली संवत बहुत पहले की बात है। महाभारत युद्ध किस समय होता है तो द्वापर काल में होता है, उस समय की बात है कली संवत। सप्तर्षि संवत यानी 3076 यानी 3076 ईसा पूर्व, इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलन हुआ था। तो कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित ऐसी बातें हुई थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग बुद्ध संवत। बुद्ध संवत की शुरुआत होती है 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में बुद्ध संवत की शुरुआत होती है, जो श्रीलंका की गणना के अनुसार बुद्ध संवत 544 ईसा पूर्व यानी BC में प्रारंभ हुआ था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की वास्तविक तिथि जो है 486 बताई गई है इसमें, जबकि ऐसे हम लोग बोलते हैं पढ़ते हैं तो कितना मिलता है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व, है ना। ये महात्मा बुद्ध का जीवन काल है। लेकिन अगर वहीं बुद्ध संवत जो श्रीलंका की गणना के अनुसार की बात करें तो वो 486 में इनके महापरिनिर्वाण की घटना को मानते हैं। महावीर संवत की बात करें हम लोग तो महावीर संवत 527 ईसा पूर्व में शुरू होती है। इस संवत का प्रयोग जैन सभा से संबंधित गणनाओं से हुआ है। उसके बाद विक्रम संवत की बात करें तो 58 ईसा पूर्व में एक मालवा के शासक हुआ करते थे राजा विक्रमादित्य, और उन्होंने उज्जैनियों में शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस संवत को चलाया था, इसलिए इसको मालवा संवत के नाम से भी जानते हैं। तो मालवा संवत के नाम से विक्रम संवत को जानते हैं। इसके बाद आता है ईसा मसीह का जन्म और उनसे संबंधित बातें। तो ईसा मसीह का जन्म जो है, ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया है, जिससे पहले का काल BC या AD BC और बाद का काल AD कहलाया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग शक संवत। शक संवत जो है राजा कनिष्क के समय की बात है, यानी शक संवत की शुरुआत होती है 78वीं AD में। कुषाण राजा थे कश्मीर के कनिष्क, और इनके द्वारा शकों पर विजय प्राप्त की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया है। तो 22 मार्च का डेट याद रखेंगे हम लोग 1957 का, क्योंकि इसी दिन शक संवत को अपनाया गया था हम लोगों के भारत सरकार के द्वारा। 22 मार्च से संदर्भित जो बातें हैं, जैसे वाटर डे याद रख लेंगे हम लोग, और बिहार दिवस याद दोनों रखेंगे 22 मार्च के दिन। इसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है, तो इसको शालिवाहन संवत भी कहते हैं। कनिष्क के द्वारा शुरू की गई शक संवत को, यह भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। तो भारतीय
संवत होने के कारण इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखा जाना। 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग कलचुड़ी संवत। तो कलचुड़ी संवत 248 एडी में आता है। 248 एडी में, अभी तक हम लोग चल रहे थे एडी में, शुरुआत कब से करते हैं? ईसा मसीह से, है ना। तो शक संवत जो एडी 78 में शुरू हुआ था, वहीं कलचुड़ी संवत 248 एडी में शुरू हुआ था। और इसकी बात करें तो अभारी राजा थे ईश्वर सेन। बाद में चेदी के कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त होने पर यह कलचुड़ी संवत कहलाया। तो कलचुड़ी के राजा हुआ करते थे ईश्वर सेन, बाद में वहाँ पे चेदी साम्राज्य और ये सभी बातें आती हैं, तो कलचुड़ी संवत ये कहलाया। गुप्त संवत की बात करें 319 एडी में शुरू होती है। गुप्त वंशीय शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम और उनके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। हर्ष संवत 606 एडी में शुरू होता है। कनौज के शासक थे हर्षवर्धन और इनके राज्यारोहण के समय ये संवत शुरू किया गया था, हर्ष संवत। यानी जब ये राजा बने तब ये शुरू किया गया था हर्ष संवत। हिजरी संवत की बात करें 622 एडी में शुरुआत होती है इसकी। तो हिजरी संवत 622 एडी में, 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ है। यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में शुरू हुआ। यानी मक्का को छोड़ करके वो कहाँ चले गए? मदीना चले गए, है ना। मक्का मदीना आप लोग सुनते हैं कि यहाँ पे हज करने जाना होता है, और उसी घटना को याद करने के लिए इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की। मदीना जाने को क्या कहते हैं हम लोग? हिजरत कहते हैं। इसके बाद कोल्लम संवत 825 एडी में शुरू होता है। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य चौथे, विक्रमादित्य कितने नंबर के? 4th नंबर के द्वारा मालाबार केरल क्षेत्र में ये प्रारंभ हुआ और इसे चालुक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। तो इसको चालुक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। इसके बाद देख रहे हम लोग इलाही संवत। इलाही संवत है 1583 एडी में, जब इलाही यानी मुग़ल सम्राट आते हैं अकबर, उसके बाद शुरू होता है दीन इलाही। आप लोग पढ़े हैं इतिहास में, दीन इलाही संवत मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू होता है 1583 एडी में, यानी ईस्वी में। राजशक 1673 एडी में जो मराठा शासक छत्रपति होते हैं शिवाजी, उनके राज्यारोहण के समय शुरू होता है राजशक 1673 एडी में। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कैलेंडर का विकास क्रम जो हुआ है, कैसे कैसे हुआ है और किन लोगों का इसमें अहम योगदान है, उन लोगों को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हैं ये जूलियस साहब। जूलियस सीजर जो हैं जूलियन कैलेंडर की शुरुआत करते हैं 46 बीसी में। तो 46 बीसी में जूलियस सीजर जो है शुरुआत करते हैं जूलियन कैलेंडर की। वहीं जो डायनोसियस आते हैं, डायनोसियस एक्सीगुअस, इन्होंने ईसाई कैलेंडर की शुरुआत की थी 527 बीसी में। यानी 527 बीसी में महावीर जो कैलेंडर है जैन धर्म का, वो और ईसाई कैलेंडर का शुरुआत एक ही समय 527 बीसी में होता है। वहीं पोप ग्रेगरी की बात आती है और इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 एडी में की थी। जैसे 1583 में इलाही संवत की, वैसे ही 1582 में एक साल पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। भारतीय इतिहास का एक हम लोग डायग्रामेटिक अवलोकन करेंगे, जिसमें देखेंगे कौन सी सभ्यता कब रही है उसके विषय में। सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका कालक्रम जो रहा है वो रहा है 2500 ईसा पूर्व। वहीं अगर वैदिक संस्कृति यानी वैदिक एरा की बात करें, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है हम लोग का वैदिक काल। फिर देखते हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म का उदय होता है 500 ईसा पूर्व के आसपास, जैसे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है 322 ईसा पूर्व में और 185 ईसा पूर्व तक चलता है। जब 198 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखना विधि द्वारा जो है देह त्याग किया जाता है, उसके बाद आते हैं बिंदुसार आते हैं, फिर आते हैं अशोक महान। तो ये घटना चलती है और आगे देखते हैं हम लोग एडी में आते हैं, इंटर करते हैं और देखते हैं कि गुप्तकाल जो शुरुआत होता है वो 300 एडी से शुरुआत होता है और लगभग 500 एडी तक चलता है। तो गुप्तकाल का जो समय है ये है 300 से 500 एडी तक। ये भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। फिर 500 से 1000 एडी तक, 500 से 1000 एडी तक चलता है, वो है उत्तर व दक्षिण भारत का छोटे राज्यों का उदय। तो उत्तर व दक्षिण भारत में छोटे राज्य उदित होते हैं, ये कालखंड चलता है। और इसी समय मुस्लिम आक्रमण होता है 912 एडी में, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। 912 एडी में आता है जब मोहम्मद बिन कासिम और आक्रमण करता है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि 1000 से 1600 एडी तक चलता है मुस्लिम आक्रमण, जिसमें बाबर का भी आना होता है 1526 में। फिर आगे देखते हैं हम लोग 1600 में अंग्रेज़ों का आगमन होता है इंडिया में। तो यूरोपियों का आगमन होता है 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, यूरोपियों का आगमन होता है। और फिर आगे चल के लगभग 400 सालों तक ये चलता है और 2020वीं सदी में हम लोग को आज़ादी मिलती है 1947 में। यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत को जब स्वतंत्रता मिलती है तो लगभग 400 सालों तक हम लोग गुलाम हो चुके होते हैं। तो ये है कालखंड। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ और पॉइंट। यहाँ देख रहे हैं हम लोग म्यूजियम डे, यानी म्यूजियम डे की शुरुआत कब होती है, म्यूजियम की शुरुआत कब होती है और म्यूजियम डे कब मनाते हैं हम लोग। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माउसियन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एकांत में अध्ययन करने का मंदिर। यानी जब हम लोग को कुछ सीखना है तो कैसे लाइब्रेरी में जाते हैं, वैसे ही पुरानी चीज़ों को जानना है तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, म्यूजियम में जाना पड़ेगा। उसको ग्रीक भाषा में कहते हैं माउसियम। तो माउसियन शब्द की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है, एकांत में अध्ययन करने का मंदिर। विश्व का प्रथम जो म्यूजियम है अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया था और ये ईसा पूर्व में 3 शताब्दी पहले बनाया गया था। इसमें शोधकर्ताओं को ज्ञान प्राप्त करने वाली जो संस्था है उसके रूप में इसको देखा गया है। फिर जब ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट हैं तो हम लोग ये जानेंगे कि म्यूजियम डे की शुरुआत कब होती है। तो म्यूजियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने, संरक्षित करने में लोगों के योगदान के देने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की घोषणा की और इसकी शुरुआत की। सबसे प्रथम बार म्यूजियम डे जो है 1983 में मनाया गया था। कब मनाया जाता है, तो 18 मई को प्रति वर्ष ये वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। ये बात हम लोग याद रखेंगे, 18 मई का डेट। फिर भारत में म्यूजियम का क्या इतिहास रहा है, इस बात को हम लोग जानेंगे। भारत में म्यूजियम का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत का प्रथम म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 1814 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। जब हम लोग पढ़ रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो वहाँ हम लोगों ने देखी थी। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा जो है म्यूजियम बनाने जाने की घटना सामने आती है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह म्यूजियम एशिया का सबसे पुराना व सबसे बड़ा म्यूजियम है। तो पूरे एशिया में अगर कहीं बात करें सबसे बड़े म्यूजियम की, तो वो है एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित ये म्यूजियम। इस म्यूजियम को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था जिससे क्या हो, यहाँ पे कलात्मक वस्तुओं का संग्रह कर देश से बाहर ले जाया जा सके। जैसे अंग्रेज लोग चाहते थे कि ये चीज़ें उनके यहाँ चली जाएं, इसलिए उन लोगों ने ऐसे इसको स्थापित किया। तो जिससे यहाँ की कलात्मक वस्तुओं को संग्रह कर देश से बाहर ले जाया जा सके। इस म्यूजियम में संग्रहित कई दुर्लभ व कलात्मक वस्तुओं को अंग्रेज शासकों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया है और उन्होंने इसमें सफलता भी पाई, क्योंकि वे लोग इसको अपने यहाँ भेज चुके हैं। विश्व की अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया। इसके बाद ऐसे म्यूजियम की जो बात है, ये बातें सामने निकल कर आते हैं कि म्यूजियम जो है कितना इम्पोर्टेंट है किसी कंट्री के लिए। अब हम देखेंगे भारत के नामकरण के विषय में क्या बातें हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो भारत को इंडिया कहने के पीछे क्या वजह है, तो यहाँ पे सिंधु नदी बहती है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में, और इसको संस्कृत में हम लोग इंडस को सिंधु कहते हैं, है ना। अब ये इंडिया जो है इसी इंडस शब्द से बना है। भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, संस्कृत की पुस्तक है, इसमें भारत वर्ष नाम मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है। पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। इसमें सर्वप्रथम भारत का नाम भारतवर्ष मिला था। भारत देश का नामकरण ऋग्वेद वैदिक काल के प्रमुख जो जन भरत थे उनके नाम पे दिया गया है, यानी ये राजा भरत के नाम पे भी इसके नाम भारत होने की अंदेशा हम लोग को मिलती है। इसके बाद देखते हैं वैदिक काल में कैसे चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। तो वैदिक काल में उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता था और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। तो वैदिक काल की बात करें हम लोग तो उत्तरी भारत को आर्यावर्त, है ना, और दक्षिणी भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। क्योंकि आर्यावर्त कहने के पीछे रीजन है कि मध्य एशिया से जो आर्यंस आए थे वे लोग यहाँ पे निवास किए थे और उन्हीं को यहाँ निवासने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? आर्यावर्त हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम था भरत, जो प्रतापी व शक्तिशाली राजा थे, उनके नाम पे भी इसके नाम होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी ऋषभदेव जो थे तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हुए और उनके बड़े पुत्र का नाम था भारत, तो वहाँ से भी इसका नाम मिलता है। फिर देखते हैं हम लोग पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरुष वंश के राजा थे राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी थी शकुंतला। इन दोनों की जो संतान हुई उस संतान यानी उस पुत्र का नाम था भरत और उस भरत के नाम पे भी इसका नाम भरत मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति यानी भारत की प्रजाति निवास करती है। तो विष्णु पुराण की बात करें जिसमें समुद्र मंथन की बात की गई है और यहाँ पे समुद्र के उत्तर में यानी ऊपरी हिस्से में और हिमालय के दक्षिण में ये हम लोगों का इंडिया है। अगर तो समुद्र इधर हिंद महासागर है और यहाँ पे हिमालय पर्वत है। तो इसके दक्षिण में और इसके उत्तर में जो एक लैंड मास है उसका नाम क्या है? उसी का नाम भारत है। और यहाँ पे जो संतति यानी जो वंश पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलस डेंसिटी है, वो क्या है? भारत की संतति है यानी भारत की प्रजाति है। भगवत पुराण में इस देश को अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है। ये शब्द जो है अजनाभ वर्ष
ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको याद रखेंगे हम लोग, कठिन शब्द याद रह जाते हैं, है ना। फिर भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। तो भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप उस भाग को कहा गया है जहाँ ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। तो यहाँ पे मौर्य वंश का शासन था, उसको क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, जबकि मध्यकाल के लेखकों ने इसको हिंद या हिंदुस्तान संबोधित किया है। तो यूनानी लोग जो है, यूनान के लोग, ग्रीक पीपल जो आए, वे लोग इसको इंडिया का है, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इसको हिंद या हिंदुस्तान शब्द दिया है। यानी हिंदुस्तान नाम मुग़ल कालीन हम लोग कह सकते हैं। यह भी शब्द जो है हिंदू से बना है। तो यहाँ देखेंगे यह शब्द जो है हिंदुस्तान, हिंद, ये सभी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में जो है इंडे के आधार पर अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया कहा है। तो अंग्रेज़ इसको इंडे के आधार पर इसको इंडिया कहने लगे, और देश का वर्तमान नाम जो है भारत भी प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इसका अर्थ है भारत जो देश है, भारतों का देश है, और भारत जो थे एक कबीले, प्राचीन कबीले का नाम था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईस्वी के ससानी अभिलेख में भी मिलता है। तो हिंदुस्तान शब्द 262 ईसा पूर्व ईस्वी में ससानी अभिलेख मिलता है, उसमें इसका जिक्र मिलता है। हिंदुस्तान के संविधान, भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संगठन होगा, भारत का संघ होगा, और इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स स्पष्ट किया गया है कि इंडिया क्या है। अब भारत चूँकि इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके हिस्ट्री को प्रिजर्व भी रखना चाहिए, और उस पर्पज़ से ही क्या हुआ था, हमारे कंट्री में कलकत्ता में प्रथम म्यूज़ियम की स्थापना हुई थी 18 मई को, जब हम लोग मनाते हैं म्यूज़ियम डे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं रखी जा सकती हैं, तो विभिन्न यंत्र, जानवरों की खालें, दांत, हाथी दांत रखे जाते हैं, जिससे कि हम लोग आने वाले समय में इसको देखें और समझें कि पुरानी सभ्यताएं कैसी थीं। इंडिया से संदर्भित 19वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने म्यूजियमों की स्थापना में विशेष सहयोग दिया, और क्या हुआ, फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद म्यूजियम सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए। तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, 1779 वाली घटना हम लोग याद रखेंगे। 14 जुलाई का वो बास्टिल डे याद रखेंगे। और ये सभी बातें ऐसी हुई जिसके लिए हमारे देश में भी ये सामान्य पर्सन के लिए, सामान्य लोगों के लिए भी ये खोल दी गई। 1830 में जर्मनी के बर्लिन शहर में फॉल्टेस म्यूजियम का निर्माण किया गया। तो 1830 का वो ईयर याद रखेंगे जब जर्मनी के बर्लिन शहर में फॉल्टेस म्यूजियम का निर्माण किया गया। आधुनिक ढंग का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो ऑक्सफोर्ड का संग्रहालय है, जो 1679 ईस्वी में बना था। तो इंडिया में तो बाद में बना, उसके पहले कहाँ बन चुका था ये, ऑक्सफोर्ड यानी लंदन में। 1884 में स्थापित अमेरिका में म्यूजियम जो बना उसका नाम था म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, को सबसे पुराना म्यूजियम होने का, सबसे बड़ा म्यूजियम होने का गौरव प्राप्त है। सबसे पुराना तो लंदन वाला हो जाएगा, सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ का हो जाएगा, अमेरिका का म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। म्यूजियम में अनेक दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित हो, इसके लिए उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। ईस्वी संवत का विक्रय संवत में परिवर्तन कैसे करेंगे वो बात भी हम लोग यहाँ सीखेंगे। जैसे अगर एक ईस्वी संवत हो और विक्रय संवत निकालना हो हम लोगों को, तो उसमें 57 वर्ष ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी
24 चल रहा है, इसमें 57 ऐड कर देंगे, जो वर्ष आएगा वो हम लोग का विक्रम संवत में होगा। तो 7 4 11, 7 4 11, 5 2 7 1 8, यानी 2081 जो है वो चल रहा है हम लोग का विक्रम संवत में। वहीं 2018 यहाँ एग्जाम्पल दिया है, 57 जोड़ेंगे तो 2075 चल रहा था 2018 में विक्रम संवत का। अगर ईसवी संवत का शक संवत में परिवर्तन चाहते हैं हम लोग तो क्या करना होगा, उसको भी जान लेते हैं। ईसवी संवत में 78 घटाकर हम लोग संवत प्राप्त करते हैं ईसवी संवत। तो ईसवी संवत है, इसमें 78 माइनस करेंगे तो शक संवत मिल जाएगा, है ना। ये है 78 माइनस करना। जैसे 2024 चल रहा है, इसमें 78 घटाएंगे तो हम लोग को शक संवत प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ देखें ईसवी संवत से विक्रम संवत में जाने के लिए, वैसे ही शक संवत में जाने के लिए 78 माइनस करना होगा। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि विक्रम संवत जो है ईसवी संवत में कैसे परिवर्तित हो। तो विक्रम संवत में से 57 घटाकर ये प्राप्त किया जा सकता है। तो विक्रम संवत अभी 2081 चल रहा है, उसमें से 57 माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ईसवी संवत मिल जाएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं शक संवत का ईसवी संवत में परिवर्तन कैसे हो, इस बात को सीखेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं इसमें 78। तो ये रहा हम लोगों का शक संवत में 78 जोड़ा तो ईसवी संवत मिला। जैसे 1961 में 78 जोड़ा तो 2039 जो है वो ईसवी संवत में आ गया। तो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग फुल एंजॉय किए होंगे क्लास को सीखने में। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसके आगे के बातों को लेकर के, पुरानी बातों को पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे।